हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एमपी सेट क्रिमिनोलॉजी 2022 के पेपर विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो ये जो वीडियो रहने वाली है इसके अंदर मैं 15 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगी और विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल दैन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So the first question is the American criminologist who coined the term white collar crime. कौन से अमेरिकन क्रिमिनोलॉजिस्ट थे जिन्होंने वाइट कॉलर क्राइम टर्म को दिया? एंड ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? एंड्रू इन द ईयर 1994, एडविन सदरलैंड इन द ईयर 1939, रोनाल्ड एकर्स इन द ईयर 1994, सीजर लोम्ब्रोसो इन द ईयर 1939। तो जहाँ कहीं पे आपको वाइट कॉलर क्राइम टर्म दिखने को मिलेगा उसको आपको एडविन सदरलैंड से रिलेट करना है, ठीक है। अगर ऑप्शन में एडविन सदरलैंड नहीं है तो फिर आप और ऑप्शंस में जा सकते हैं, बट अगर एडविन सदरलैंड है तो ऑप्शन डेफिनेटली एडविन सदरलैंड ही होने वाला है। और मोस्टली जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं एग्जाम से रिलेटेड उन सभी में जो वाइट कॉलर क्राइम टर्म को रिलेट किया गया है उसमें सब में सदरलैंड का ही ऑप्शन रहता है, तो आपको और एक्स्ट्रा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी है, एडविन सदरलैंड इन द ईयर 1939। एक्सप्लेनेशन पर आ जाते हैं। एडविन सदरलैंड ने वाइट कॉलर क्राइम कब दिया था? 1939 में। और वाइट कॉलर क्राइम क्या होते हैं? जब भी कोई एक हाई स्टेटस इंडिविजुअल अपने ऑक्यूपेशन में ही कोई क्राइम कमिट करता है तो दैट इज़ वाइट कॉलर क्राइम, ठीक है। सदरलैंड ने क्या बोला कि वाइट कॉलर क्राइम जो ट्रेडिशनल या ऑर्डिनरी क्राइम्स होते हैं उनके कंपैरिजन में थोड़े से ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम जो है उसमें जो सोसाइटी का जो लॉस है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जो बर्गलरी या फिर रॉबरी लार्सनीज होती हैं उसमें जो फाइनेंशियल लॉस होता है वो तो थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। लेकिन जो वाइट कॉलर क्राइम होते हैं वो इजीली डिटेक्ट भी नहीं होते और उसमें होने वाला जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कंपैरेटिवली वाइट कॉलर क्राइम आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, बट वाइट कॉलर क्राइम जो है वो ज़्यादा हार्मफुल है इन कंपैरिजन टू दीज ऑर्डिनरी क्राइम्स जो कि थेफ्ट, रॉबरी या लार्सनी जो जनरली होते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इन केस ऑफ सेक्शुअल वायलेंस दैट अकर्स विद इन इंटीमेट रिलेशनशिप, transphobia plays a key role in the operation and silencing of trans victims। स्टेटमेंट 1 कहता है कि सेक्सुअल वायलेंस जो कि इंटीमेट रिलेशनशिप में जो होता है उसमें ट्रांसफोबिया जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन साइलेंसिंग द ट्रांस विक्टिम्स। एंड स्टेटमेंट 2 कहता है कि जो ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स होते हैं पर्टिकुलरली जहाँ पर जो मेल टू फीमेल इंडिविजुअल्स बने हैं, यानी कि बाय बर्थ जो उनको जेंडर साइन बाय बर्थ जो उनका सेक्स था वो मेल था और फर्दर जो उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया वो फीमेल आइडेंटिफाई किया, तो वो ज़्यादा हायर रिस्क में नहीं होते और फॉर पार्टिसिपेशन इन सेक्स वर्क, और इसीलिए उनका जो सेक्सुअल विक्टिमाइजेशन होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। तो ये जो दो स्टेटमेंट हैं आपके पास, इन्हीं दो स्टेटमेंट्स में से आपको जो ऑप्शंस हैं उसको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन जो है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। सेक्शन ऑप्शन सी है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट सी, है ना। दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब समझते हैं इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आई हैं उसको समझते हैं और फिर इन स्टेटमेंट्स को भी समझते हैं। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें एक टर्म है ट्रांसफोबिया। सो ट्रांसफोबिया क्या होता है? जब भी आप किसी ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, नेगेटिव फीलिंग रखते हैं, नेगेटिव एक्शंस होते हैं जिसके अंदर जो ये नेगेटिव फीलिंग्स एक्शन में जो आपके फियर हो गया, हार्टेड हो गया, वायलेंस हो गया, किसी भी तरीके की आप नेगेटिव फीलिंग्स को रखते हैं वो ट्रांसफोबिया कहलाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 आप वापस देखिए कि इन केस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस जो कि किसी इंटीमेट रिलेशनशिप में आता है, ट्रांसफोबिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन साइलेंसिंग ऑफ ट्रांस विक्टिम्स, ठीक है। अब क्योंकि कोई ऐसी कम्युनिटी है जिसे पसंद ही नहीं करती है लोग, ठीक है, तो उनके साथ अगर किसी भी तरीके का सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है तो उनके कोई नहीं सुनेगा। यही सोचकर जो ट्रांस विक्टिम जो है अपने आप को दबा लेते हैं या फिर
साइलेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2, उसके अंदर एक टर्म आया है मेल टू फीमेल इंडिविजुअल्स। वो लोग कौन होते हैं जिनको एट द टाइम ऑफ बर्थ वो मेल थे, बट उन्होंने अपने आप को लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में अपने आप को वुमेन आइडेंटिफाई किया। ठीक है, सो स्टेटमेंट 2 है कि ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स, पर्टिकुलरली जो मेल टू फीमेल हुए, यानी कि बर्थ के टाइम पर वो मेल थे लेकिन अपने आप को उन्होंने फीमेल आइडेंटिफाई किया, उनमें सेक्स वर्क में जो पार्टिसिपेशन का जो रिस्क है वो बहुत कम है, इसलिए उनका सेक्सुअल विक्टिमाइजेशन भी कम होता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ये वाले जो लोग हैं इनको भी सेक्सुअली फोर्स किया जाता है, सेक्सुअली विक्टिमाइज किया जाता है, बट ये क्या है, अपने आप को साइलेंस कर लेते हैं, अपने बारे में बताते नहीं हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। एंड यहाँ पर मैं आपको एक और टर्म के बारे में बताती हूँ जिसे कहते हैं सिस जेंडर। ठीक है, अभी हम ट्रांसजेंडर वर्ड तो बहुत बार सुन रहे हैं। सिस जेंडर क्या होता है कि कोई भी पर्सन जिसकी जेंडर जो है, जो सेक्स के टाइम पर उसको जो असाइन हुआ था और वो अपने आप को लेटर जो आइडेंटिफाई कर रहा है वो सेम है, यानी अगर उस पर्सन ने अपने आप को एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है उसको जो असाइन हुआ है वो मेल है और लेटर अपने लाइफ में भी वो अपने आप को मेल ही कंसीडर करता है, तो वो क्या हो गया, सिस जेंडर हो गया। ट्रांसजेंडर क्या हो गया, जहाँ पर उसके बर्थ के टाइम पर उसको अलग जो है सेक्स आइडेंटिफाई हुआ और लेटर जो जेंडर है उसका उसने अपने आप को अलग जेंडर से आइडेंटिफाई किया, जैसे मेल एट द टाइम ऑफ बर्थ था और बाद में उसको समझ में आया कि भाई मैं तो फीमेल होने में कंफर्टेबल हूँ, मेरे जो मैं अपने आप को जो आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ वो फीमेल कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर जो ये वाला जो फेज होता है दैट इज ट्रांसजेंडर। ठीक है, और ट्रांसजेंडर के अंदर भी बहुत सारे टर्म्स आते हैं, क्वीर, बाइसेक्सुअल, ये सारे टर्म्स आते हैं। सिसजेंडर के अंदर भी बहुत सारे होते हैं। मेन जो मैटर करता है वो क्या है, पर्सन अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे कर रहा है। ठीक है, moving on to next question, question number 3, which of the following are the best concern for hate crime? इनमें से बेस्ट हेट क्राइम से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं? ऑप्शन नंबर 1 है कि perpetrators of hate crime specifically target victims on the basis of identity characteristics such as race, religion, sexual orientation, ethnicity, etc. कि जो हेट क्राइम्स के जो परपिट्रेटर्स होते हैं, जो हेट क्राइम्स के जो ऑफेंडर्स होते हैं, वो स्पेसिफिकली उन विक्टिम्स को टारगेट करते हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बेसिस पर, जैसे कि ये पर्टिकुलर रेस से है इसीलिए इसके खिलाफ हम जो है नफरत फैलाएंगे, या इसके पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट है जो लोग हैं तो इनके खिलाफ हम इनको टारगेट करेंगे, है ना, ये पर्टिकुलर रिलीजन से इसलिए हम इनको टारगेट करेंगे, ये पर्टिकुलर सेक्सुअल ओरिएंटेशन से है तो इनके अगेंस्ट जो है हम हेट क्राइम फैलाएंगे। ठीक है, तो हेट क्राइम जो है, हेट क्राइम के जो परपिट्रेटर्स हैं वो स्पेसिफिकली विक्टिम्स को इन बेसिस पर टारगेट करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, हेट मोटिवेटेड क्राइम्स present opportunities for a varied and severe set of consequences for members of gay, lesbian, bisexual and transgender community। जो hate motivated crimes होते हैं वो ये गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सिवियर सेट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज लेकर आते हैं, क्योंकि जनरली ये इन्हीं बेसिस पर टारगेट करते हैं कि भाई ये पर्सन ट्रांसजेंडर है तो इनको टारगेट करो, ये इस पर्टिकुलर रिलीजन से तो इनको टारगेट करो। तो हेट मोटिवेटेड क्राइम जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है उनका कि इनके अगेंस्ट हमें हेट क्राइम करना है। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इट इज़ नॉट असेंशियल टू अंडरस्टैंड द रिलक्टेंस ऑफ एंटी होमोसेक्सुअल हेट क्राइम विक्टिम टू रिपोर्ट हेट क्राइम विक्टिमाइजेशन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है समझना कि जो पर्सन जिसको जो हेट क्राइम विक्टिम बना है, विक्टिमाइजेशन का शिकार हुआ है, उसका रीज़न क्या है कि क्यों वो रिपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं समझना। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है उस हिसाब से करेक्ट होगा। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, दीज आर द बेस्ट कंसर्न फॉर हेट क्राइम। एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। हेट क्राइम को कभी कभी हम कहते हैं बायस क्राइम। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत लार्ज जो है वेराइटी ऑफ थिंग्स आ जाती हैं कि पर्टिकुलर रेस, पर्टिकुलर रिलीजन। अब मैं किस कम्युनिटी के अगेंस्ट हेट फैला रही हूँ, दैट इज़ टोटली अप टू माई ओपिनियन, है ना। तो
इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन, बट फिर भी कॉमन जो मेंटालिटी होती है लोगों की, हाँ, कि बेस्ड ऑन दिस रेस, बेस्ड ऑन द रिलीजन, बेस्ड ऑन द सेक्शुअल ओरिएंटेशन, तो एक इसमें एटसेट्रा जो टर्म आया है उसमें बहुत वेराइटी ऑफ चीज़ें जो है इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। इसे हम हेट क्राइम भी कह सकते हैं, इसे हम बायस क्राइम भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो हम विक्टिम को टारगेट कर रहे हैं वो इसीलिए टारगेट हुआ है बिकॉज उसका कुछ सम पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनकी एथनिसिटी के ऊपर बात आ गई, उनके रिलीजन के ऊपर बात आ गई, या उनकी सेक्सुअलिटी के ऊपर बात आ गई। दैट इज टू से अ पर्सन और ग्रुप इज विक्टिमाइज्ड बिकॉज ऑफ हु दे आर रेदर देन एनीथिंग दे माइट हैव डन। ठीक है, उन्होंने किया कुछ भी ना हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, किया कुछ भी हो या कुछ भी ना हो, दैट डजंट मैटर। वो सिर्फ विक्टिमाइज इसलिए हुए हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, वो पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, या फिर वो पर्टिकुलर एक सेक्सुअलिटी से बिलोंग करते हैं, इस वजह से उनको टारगेट किया गया है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको दो लिस्ट दे रखी, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पर कुछ टर्म्स है, उसको ही लिस्ट 2 के अंदर डिफाइन किया गया है, आपको उसको मैच करना है। सो फर्स्ट वन इज पीयर डायनामिक्स, ठीक है। सो पीयर डायनामिक्स क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट टफनेस और हेटेरोसेक्सुअलिटी। पीयर डायनामिक्स में क्या हो गया आपके कि टफनेस या हेटेरोसेक्सुअलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एंटी गे आइडियोलॉजी। एंटी गे, एंटी इट इज समथिंग दैट इज नेगेटिव, so option number 4, that is negative attitude towards homosexual. Then thrill seeking. थ्रिल सीकिंग क्या होता है? जब भी आप बहुत ही एक्साइटमेंट में या फिर आउट ऑफ डिजायर, आउट ऑफ फन आप किसी एक्ट को करते हैं, दैट इज थ्रिल सीकिंग, ठीक है। जैसे आपको रोड पर बहुत तेज बाइक चलाना पसंद है, ठीक है, या फिर पहाड़ों से कूदना पसंद है, बंजी जंपिंग करना पसंद है, थ्रिल के लिए आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो दैट इज थ्रिल सीकिंग। सेल्फ डिफेंस क्या हो जाएगा फिर आपका? बेस्ड ऑन द परसीव्ड नीड टू रिस्पॉन्ड टू अ फाइट इनिशिएटेड बाय वन और मोर होमोसेक्सुअल। सेल्फ डिफेंस मतलब कि आपको जब ऐसा लगे कि आपको इस चीज जो भी आपको परसीव हो रही है इसके अगेंस्ट आपको फाइट करना है ना, सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचाना है, इसके अगेंस्ट फाइट करना है, तो जो टर्म है सेल्फ डिफेंस यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पब्लिक ऑर्डर क्राइम्स आर a smorgasbord of the following offenses. पब्लिक ऑर्डर क्राइम्स क्या होते हैं? आपको इसमें से ऑप्शंस दे रखे, उसमें से चूज करना है। वॉइस ऑफेंसेस, कंसेंशुअल ऑफेंसेस, विक्टिमलेस ऑफेंसेस और न्यूसेंस ऑफेंसेस, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा आपका कंसेंशुअल ऑफेंसेस, सेकेंड वन इज विक्टिमलेस ऑफेंसेस एंड थर्ड वन इज न्यूसेंस ऑफेंसेस, ठीक है। ये तीनों ऑप्शंस जो है करेक्ट ऑप्शंस हैं, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। वॉइस ऑफेंसेस तो कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। कॉन्सेंशुअल ऑफेंसेस क्या होते हैं? इसमें कंसेंट लिया जाता है, यानी कि दोनों पार्टीज एग्री हैं, बट क्योंकि एक्ट जो है वो इलीगल है, पार्टीज दोनों एग्री हैं, बट स्टिल द एक्ट which they are planning to do or which they are doing is illegal. That is, एक एग्जाम्पल भी आपको दे दिया है कि इलीगल गैम्बलिंग, तो एक कॉन्सेंशुअल ऑफेंस है, यहाँ पे दोनों पार्टीज एग्री है बट स्टिल द एक्ट इज इलीगल, तो वो कॉन्सेंशुअल ऑफेंसेस में आ जाते हैं। उसके बाद आता है विक्टिमलेस ऑफेंस। क्या होते हैं? यहाँ पर कोई डायरेक्ट विक्टिम नहीं होता है बट सोसाइटी इफेक्ट हो रही है। एग्जाम्पल, ड्रग यूज, ठीक है। ड्रग यूज में क्या होता है? जो पर्सन जो है अल्कोहलिक हो जाता है, ड्रग यूज करता है, बट यहाँ पर वो पर्सन किसी और को हार्म नहीं पहुंचा रहा, अपने आप को ही हार्म पहुंचा रहा है, डायरेक्ट विक्टिम नहीं है, ऑफेंडर ही हुआ, वो अपना नुकसान खुद कर रहा है, सो दैट इज विक्टिमलेस ऑफेंस, ठीक है। उसके बाद न्यूसेंस ऑफेंसेस क्या होते हैं? ऐसे ऑफेंसेस जो कि पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जैसे आपने ड्रिंक करके पब्लिक में आप जो हो हल्ला कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा डिसऑर्डरली कंडक्ट कर रहे हैं जिससे पब्लिक जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो वो सारे न्यूसेंस ऑफेंसेस के अंदर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रग एडिक्शन इज ऑल्सो नोन एज, ड्रग एडिक्शन को और क्या कहा जाता है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? फंक्शनल डिपेंडेंस, फिजिकल डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस या ट्रांजिटिव डिपेंडेंस, ठीक है। करेक्ट ऑप्शंस का ऑप्शन नंबर सी है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। क्यों है? क्योंकि साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस क्या होता है?
जब आप किसी चीज को चाहते हैं एंड वो आपकी जरूरत बन जाती है, ठीक है, तो फिजिकल डिपेंडेंसी भी थोड़ा उसकी तरह ही होता है कि आप फिजिकल देखो, लेकिन फिजिकल डिपेंडेंसी से पहले वो आपकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। अब आपको क्योंकि और दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा वो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू कार्डवेल द रैकेटियरिंग गैंग इज डिवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू ग्रुप्स। कार्डवेल के अकॉर्डिंग जो रैकेटियरिंग गैंग्स होते हैं, जो रैकेट्स चलाते हैं, वैसे गैंग्स जो होते हैं, उनको उन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो वो कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, उनको क्या नाम है, ठीक है। ऑप्शंस क्या है, नर्व्स एंड मसल्स, ब्रेन एंड मसल्स, नर्व्स एंड ब्लड, हार्ट एंड ब्लड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ब्रेन एंड मसल्स। एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्डवेल द रैकेटियरिंग गैंग इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। एक होता है ब्रेन, एक होता है मसल्स। तो ब्रेन वाला जो ग्रुप होता है, जिस ग्रुप को उन्होंने ब्रेन नाम दिया है, उनका सारा काम क्या होता है, सोचने का, ऑर्डर्स इशू करना, किसी तरीके के न्यू बिजनेस को सॉलिसिट करना, प्रोडक्शन के लिए अरेंज करना। तो ये सारा काम जो होता है ब्रेन वाले का, ब्रेन ग्रुप में जो भी रैकेटियरिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। एंड जो आपका हो जाता है मसल वाला, उसके अंदर क्या होते हैं, बीटिंग, डिस्ट्रॉइंग, जो फिजिकल वायलेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि किसी को पर्सन को मारना, या फिर दैट इज कॉल्ड एज रफ स्टफ, वो सारा किस में आ जाएगा, मसल्स वाले के अंदर। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ब्रेन इज रिलेटेड टू थिंकिंग, मसल इज रिलेटेड टू फिजिकल वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अगेन आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर वन इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन क्या है, कंजर्वेटिव प्रोटेस्टेंट्स आर मोर लाइकली टू सपोर्ट प्यूनिटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंडर्स देन देयर नॉन रिलीजियस एंड मेनलैंड रिलीजियस काउंटरपार्ट्स। और रीजन क्या है, कंजर्वेटिव प्रोटेस्टेंट्स इज टिपिकली प्रिविलेज द लॉजिक ऑफ जस्टिस ओवर द लॉजिक ऑफ मर्सी। जो कंजर्वेटिव प्रोटेस्टेंट्स होते हैं बेसिकली वो मैं आपको अभी एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर आपको बोल रखा है जो कंजर्वेटिव प्रोटेस्टेंट्स होते हैं वो प्यूनिटिव ट्रीटमेंट, जो क्रिमिनल्स ऑफेंडर्स को होता है, प्यूनिटिव ट्रीटमेंट मतलब पनिशमेंट पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है, रेदर देन कि भाई इस पर्सन को छोड़ दो या फिर गॉड देख लेंगे, इस तरीके से। जो कंजर्वेटिव प्रोटेस्टेंट्स होते हैं उनके रिलीजियस काउंटर पार्ट में वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनली सोच विचार करने वाले लोग होते हैं, और वो जनरली ये मानते हैं कि भाई क्रिमिनल ऑफेंडर ने अगर कोई क्राइम कमिट किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। रीज़न क्या बताया गया है कि जो कंजर्वेटिव प्रोटेस्टेंट्स होते हैं उनका जो लॉजिक है, वो लॉजिक कहता है कि जस्टिस मिलना चाहिए पर्सन को ओवर द लॉजिक ऑफ मर्सी, मतलब कि मर्सी की जो बातें हैं वो, तो उससे पहले जस्टिस की बात आनी चाहिए कि आप मर्सी कर रहे हो किसी पर्सन के ऊपर, बट दूसरा जो पर्सन जिसका लॉस किया है वो भी पनिश होना चाहिए। सो मर्सी इज सेकेंडरी थिंग, आपको पहले जस्टिस देना उस पर्सन को, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि आपका ए यानी असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। सो पीपल हु आर कंजर्वेटिव प्रोटेस्टेंट्स, अब कंजर्वेटिव प्रोटेस्टेंट तो क्रिश्चियंस होते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, दे आर मोर लाइकली टू सपोर्ट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल्स कंपेयर टू नॉन रिलीजियस पीपल एंड पीपल फ्रॉम मोर लिबरल और मेनराइल रिलीजियस ग्रुप्स। सो if a group believes punishment and justice are more important than mercy, then it makes sense that they would support strict or punitive treatment of criminals. अगर आप मान रहे हो कि कोई एक ऐसा ग्रुप है जो कि पनिशमेंट और जस्टिस पर ज्यादा बिलीव करता है rather than mercy, तो उस केस में वो क्रिमिनल ऑफेंडर्स को जो है प्यूनिटिव ट्रीटमेंट ही देगा, स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट ही देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज UNODC स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस ऑब्लिगेशन ऑन ड्रग कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, यूनाइटेड नेशन ऑफिसर फॉर ड्रग कंट्रोल, यूनाइटेड नेशन ओरिएंटेशन टू ड्रग कंट्रोल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। एक्सप्लेनेशन पर जाते हैं। जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम है दैट इज UNODC, एक ग्लोबल लीडर है, जहाँ मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या काम कर रही है, इलिसिट ड्रग्स, ऑर्गेनाइज क्राइम, करप्शन, टेररिज्म, इनके खिलाफ लड़ रही है, ठीक है। 1997 में ये एस्टेब्लिश हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है, और वर्ल्ड वाइड इसका जो मेन काम है वो है जस्टिस को प्रमोट करना, सिक्योरिटी प्रमोट करना, हेल्थ को प्रमोट करना बाय असिस्टिंग नेशन इन इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज जो होती हैं और एनफोर्सिंग लॉज
इस तरीके से मतलब इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट करके, लॉज को इन्फोर्स करके जो जस्टिस प्रमोट करना, सिक्योरिटी और हेल्थ को प्रमोट करना, ये UNODC का काम रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू गिडन्स, गिडन्स के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा जो है न्यू फॉर्म ऑफ टेररिज्म है? ठीक है, ऑप्शंस क्या है? लूज ग्लोबल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर 2 इज लोकल पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, थर्ड इज हाई लेवल ऑफ वायलेंस, and fourth one is use of high tech communication to coordinate its action and promote its causes. फर्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट ऑप्शन है लूज ग्लोबल नेटवर्क की हम बात करते हैं। जो पुराने टाइम पर जो ओल्ड टेररिज्म में अगर बात करूं तो वहां पर जो स्ट्रक्चर होता था उनका वो होता था सेंट्रलाइज्ड, यानी कि जो पर्सन है उनके सुपीरियर्स होते थे और उनको उसको रिपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन न्यू फॉर्म ऑफ टेररिज्म के अंदर डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होता है, यानी कि आप अगर एक मेंबर को पकड़ते हो उस ग्रुप के, किसी भी ग्रुप के अगर एक मेंबर को पकड़ते हो, उससे आप टॉप पे कौन बैठा है उसको नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि इनका जो नेटवर्क है वो बहुत लूजली फैला हुआ है और इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी कि इस काम के लिए सिर्फ इस पर्सन को ही हेड बनाया गया है, इस पर्सन का इस पर्सन से कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो है लूज ग्लोबल नेटवर्क है जो न्यू फॉर्म ऑफ टेररिज्म की अगर मैं बात करूँ। देन लोकल पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये पुराने टाइम के टेररिज्म के बारे में बात हुआ करती थी। लोकल पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव मतलब अपना अलग नेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो पुरानी चीज़ें होती है ना, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो है वो पुराने फॉर्म ऑफ टेररिज्म में देखने को मिलता, अब के फॉर्म ऑफ टेररिज्म में हमें ये देखने को नहीं मिलता। नाउ हाई लेवल ऑफ वायलेंस ये हमें देखने को मिल रहा है, एंड देन यूज ऑफ हाई टेक कम्युनिकेशन, ये आज के न्यू जो नेटवर्क्स हैं उसमें न्यू फॉर्म ऑफ टेररिज्म है उसमें हम देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, दैट इज 1, 3 एंड 4 करेक्ट ऑप्शन है। लूज ग्लोबल नेटवर्क मैंने आपको बता दिया। हाई लेवल ऑफ वायलेंस में क्या होता है, मास कैजुअलिटीज़ करने के मेन जो है इनका फोकस रहता है कि एक साथ में बहुत ज़्यादा जो है डैमेज करें। देन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटरनेट हो गया, सैटेलाइट फोन्स हो गए, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस का यूज़ करते हैं, है ना, जैसे कि आपके व्हाट्सएप पे हो गया, टेलीग्राम पर हो, इनके इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं ताकि इन लोगों के जो बीच की कॉन्वर्सेशन है वो इन लोगों के अलावा और कोई नहीं सुने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इज द टर्म क्रिमिनोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय होम। तो अभी ये नेट में भी क्वेश्चन आया था कि जो क्रिमिनोलॉजी टर्म है वो किसने कॉइन करी थी। ऑप्शंस क्या है आपके पास, मॉन्टेस्क्यू, राफेल गैरोफेलो, कार्ल मार्क्स या फ्यूरबाच। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शंस क्या है, राफेल गैरोफेलो। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि जो टर्म क्रिमिनोलॉजी है वो ओरिजिनली क्रिमिनोलॉजिया था विच वॉज कॉइन्ड इन 1885 बाय द इटालियन लॉ प्रोफेसर राफेल गैरोफेलो टू डिस्क्राइब इट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड इट्स परपिट्रेटर्स। फिर 1887 में जो फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे पॉल टोपिनॉड, उन्होंने इसका जो फ्रेंच टर्म है दैट इज क्रिमिनोलॉजी उसको डिफाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू whom even a society composed of person possessing angelic qualities would not be free from violations of the norms of society। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि अगर कोई सोसाइटी है जिसमें सभी लोगों के जो क्वालिटीज़ हैं वो एंजेलिक क्वालिटीज़ हैं, मतलब सभी लोग बहुत अच्छे देवता टाइप के लोग हैं, बट फिर भी उस सोसाइटी में वायलेशन ऑफ नॉर्म्स तो होगा ही। ठीक है, सभी लोग अच्छे हैं बट फिर भी वहाँ पर नॉर्म्स, रूल ब्रेकिंग करने वाले लोग होंगे ही होंगे। सो क्योंकि एक नॉर्मल पार्ट है सोसाइटी का। ठीक है, एंड इट इज़ नॉर्मल कि अगर किसी सोसाइटी में क्राइम हो रहा है तो वो एक नॉर्मल चीज़ है। ऑप्शंस क्या है आपके पास, इमाइल डर्कहाइम, इमैनुअल कैंट, जेरेमी बेंथम या सीजर बेकेरिया। सो करेक्ट ऑप्शन इमाइल डर्कहाइम है, ऑप्शन नंबर ए। एंड यहाँ पर जो मैंने एक्सप्लेनेशन में इसकी कुछ इनकी जो है कुछ फेमस बुक्स को मैंने मेंशन किया हुआ है, जैसे द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इन द ईयर 1893, देन रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895, देन सुसाइड इन 1897 एंड एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि डर्कहाइम ने लिखी हैं। एंड मैंने यहाँ पर जो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड को हाईलाइट किया हुआ है वो ये जो आपने क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट देखा है ना कि इवन सोसाइटी कंपोज्ड ऑफ पर्सन, ये जो स्टेटमेंट है वो इसी बुक से लिए गए हैं, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जो कि 1895 में इमाइल डर्कहाइम ने लिखी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। इस बुक के ऑथर कौन है एंड ऑप्शंस क्या है, इमाइल डर्कहाइम, इमैनुअल कैंट, जेरेमी बेंथम, सीजर बेकेरिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जेरेमी बेंथम।
इस बुक का जो पूरा नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, ये पहले 1789 में पब्लिश करी गई थी बाय द जर्मन बेंथम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, डिक्लेरेशन ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस फॉर द विक्टिम्स ऑफ क्राइम एंड अब्यूज ऑफ पावर, ये किसने अडॉप्ट किया था? ठीक है। ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? सिक्योरिटी काउंसिल इन द ईयर ऑफ 1985, जनरल काउंसिल इन द ईयर ऑफ 1985, सिक्योरिटी काउंसिल इन द ईयर ऑफ 1987, देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द ईयर 2023। करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज जनरल काउंसिल इन द ईयर ऑफ 1985। जनरल जो पूरा नाम है इसका है यूएन जनरल असेंबली ऑन नवंबर 29, 1985। ठीक है। तो अगर आपके पास जनरल काउंसिल इन द ईयर ऑफ 1985 ऑप्शन ना हो कि यूएन जनरल असेंबली आ रहा है, तो भी आप उस पर टिक कर सकते हैं। एक्चुअली मोर एक्यूरेट जो है वो यूएन जनरल असेंबली वाला ही है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. Question is, it is a weakness of our jurisprudence that victims of crime and the distress of the dependents of the victim do not attract the attention of law. Who made this observation and in which case? ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ये जो स्टेटमेंट है कि ये हमारे जुरिस्प्रूडेंस का वीकनेस है कि जो विक्टिम्स हैं क्राइम के या फिर डिपेंडेंट्स हैं क्राइम के, जो डिस्ट्रेस हैं, वो लॉ का अटेंशन ले ही नहीं पा रहे. मतलब जो हमारा लॉ सिस्टम जो बना हुआ है वो उनकी तरफ ध्यान दे ही नहीं रहा. तो ये ऑब्जर्वेशन किसने बनाई थी और किस केस पे बनाई थी? ऑप्शंस हैं आपके पास. जस्टिस पी.एन. भगवती इन द एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला, जस्टिस पी.एन. भगवती इन द मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. Option C is Justice Krishna Iyer in the Ratan Singh versus State of Punjab, and option D is Justice Krishna Iyer in the Maneka Gandhi versus Union of India. So correct option क्या है? Justice Krishna Iyer in Ratan Singh versus State of Punjab. So जो जस्टिस ये जो रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था, इसमें जो पेटिशनर है वो एक हैवी व्हीकल ड्राइवर है. लाइक हैवी व्हीकल ड्राइवर्स कौन, जो बसेस वगैरह चलाते हैं, ट्रक्स वगैरह चलाते हैं, और उसकी रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से उसने एक स्कूटर राइडर को हिट कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई. ठीक है, मतलब स्कूटर राइडर की मौत हो गई. ठीक है. सो कोर्ट ने डिसाइड किया कि उसको 2 साल के रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा अंडर सेक्शन 304A IPC, मीन्स कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस. तो इस पर ड्राइवर ने ये आर्ग्यू किया कि आई वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल, समवन एल्स कॉज द एक्सीडेंट. बट जो ये सारे केसेस ट्रायल वगैरह होने के बाद जो ट्रायल कोर्ट है और जो अपीलेट कोर्ट है, दोनों ने ही इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया. सो दिस वाज इन द केस ऑफ रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ऑल्सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पर आपको रिलेटेड PDF मटेरियल्स और डिस्कशन के लिए काफ़ी सारे जो है मेंबर्स मिल जाएंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय एंड टेक केयर.